नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना को देखते हुए जारी की गई है गाइडलाइन। चुनाव में रोड शो, पदयात्रा, रैली पर पाबंदी रहेगी। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये आदेश जारी हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी हुई है। चुनाव में रोड शो, पदयात्रा, रैली पर पाबंदी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये आदेश जारी हुए हैं। राज्य निर्वाचन ने ये आदेश जारी किए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आखिर क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, क्या कुछ रहेगा, पूरी जानकारी। जी, पाबंदियां इसलिए क्योंकि लगातार कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते संक्रमण के बीच में प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब होंगे, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 20 जनवरी को इसमें मतदान भी होंगे और इसलिए कोविड गाइडलाइन इसके लिए अलग से जारी करना बेहद जरूरी था। हालांकि जब निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी तब ये स्पष्ट कहा गया था कि कोविड नियमों का यहाँ पर पालन होगा, लेकिन प्रचार के लिए अलग से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश भर में जहां पर भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं त्रिस्तरीय, वहां पर रैली जुलूस की अनुमति नहीं होगी किसी भी अभ्यर्थी को। और क्योंकि ये चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं पंचायत चुनाव, और ऐसी स्थिति में जो डोर टू डोर प्रचार है उसमें भी अधिकतम 4 व्यक्ति को ही अनुमति मिली है, जो कि प्रत्याशी के साथ हो सकते हैं या प्रत्याशी से अलग भी 4 व्यक्ति ही जो है वो डोर टू डोर प्रचार में शामिल होंगे। इसके अलावा जो पहले के जो रही है परंपरा एक तरह से प्रचार की, जिसमें कि पोस्टर, बैनर के जरिए जो प्रचार किया जाता है, उसके जरिए जो है प्रचार की अपील यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। और इसके लिए बकायदा सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश जारी किया गया है कि इस पर कड़ी निगरानी रखें कि किसी भी तरह का रैली, जुलूस या फिर चुनाव प्रचार के लिए लोगों के घर एक साथ भीड़ न जाए, और इसके लिए केवल 4 ही व्यक्ति जो है प्रत्याशी की तरफ से वो अधिकृत किए जाएं और इसी आधार पर यहां पर चुनाव होंगे। लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा नामांकन जरूर भरे थे, लेकिन नाम वापसी के बाद ये मुकाबला अब उतना ज्यादा नहीं रह गया, क्योंकि पंच पद के लिए जो है ये बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा लोगों ने नाम वापस लिए हैं। इसके अलावा सरपंच पद में 44 लोगों ने नाम वापस लिए हैं, और साथ ही साथ जो जनपद सदस्य हैं उसके लिए 3 लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं। तब ऐसे में मुकाबला जो है वो काफी कम हो गया है। तब लिहाजा सतर्कता तो यहाँ पर ज्यादा जरूरी हो जाती है, और क्योंकि गांव में ये चुनाव होने वाले हैं, ये भी होगी क्योंकि चुनौतीपूर्ण बहुत ज्यादा होगा। किसी भी तरह की पदयात्रा, रैलियां नहीं हो पाएंगी, सिर्फ डोर टू डोर प्रचार होगा। आखिर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जी, अभ्यर्थी के लिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए जरूरी ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, लोगों तक पहुंचें। और लोगों तक पहुंचने के लिए अभी सबसे जो सटीक माध्यम ये कहा जाता है कि रैली जुलूस के जरिए और डोर टू डोर प्रचार के जरिए ही लोगों तक पहुंचा जाता है। लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए केवल 4 ही लोगों की अनुमति यहां पर दी गई है, और 4 ही लोग जो है वो प्रत्याशी के पक्ष में जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। रैली जुलूस की अनुमति नहीं होने से इस पर निगरानी भी रखने को कहा गया है, क्योंकि
इस पर निगरानी भी बेहद जरूरी है कि अगर कोई बिना अनुमति के रैली या जुलूस या फिर किसी भी तरह से पदयात्रा निकालता है तब उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन तमाम कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए ये चुनाव होने हैं। 20 तारीख को ही मतदान होने हैं, 20 जनवरी को, और उसी दिन क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं, तब लिहाजा जो जितने उम्मीदवार हैं चुनाव में भाग लेने वाले, इसके अलावा जो ग्रामीण हैं और साथ ही साथ जो मतदान कर्मी हैं, उनकी भी सुरक्षा यहाँ पर जरूरी हो जाती है और इसलिए पूरी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है और अब अभ्यर्थियों को इसी गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा और प्रचार करना होगा। जी देवराज, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनों तक अपने मंत्रियों और उनके विभागों प्रमुखों के साथ मंथन करेंगे। आज पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। मंत्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और गुरु रुद्र कुमार के विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में 5 विभागों के मंत्रियों के साथ ही विभाग के सचिव शामिल हुए हैं। तो वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना के साथ ही आर्थिक सांख्यिकी सचिव और वित्त विभाग के सचिव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की, विभाग की बजट के बारे में जानकारी ली और साथ ही नई योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय बैंकुटपुर में ध्वजारोहण करेंगे। सरकार ने गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महासमुंद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राजनांदगांव वन मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गोरेला, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया अंबिकापुर, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कांकेर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बलौदाबाजार और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली में ध्वजारोहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट फाइनल करने से पहले बजट प्री डिस्कशन मीटिंग जो है संबंधित मंत्री और उनके विभाग के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को बुलाया था और उसका जो बिंदुवार किस किस हेड में किस किस काम के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी उसकी चर्चा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खाद्य विभाग का काम है कि लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का, तो उनको खाद्यान्न पहुंचाने में इस कोविड पीरियड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जब से कोविड का संक्रमण फैला है तब से निःशुल्क चावल लोगों को पहुंचाने का काम चल रहा है। तो उसमें बजट कितना का आवश्यकता पड़ेगा उसके लिए व्यवस्था, साथ ही छत्तीसगढ़ में जो किसानों का धान खरीदी का काम चल रहा है उसमें किसानों के पंजीयन जो हुए हैं संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि, धान खरीदी की मात्रा में वृद्धि, पहले साल 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 92 लाख मीट्रिक टन और इस साल जो चल रहा है लगभग 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास जाएगा। उसके लिए बजट का जो एलोकेशन और साथ ही संस्कृति विभाग में जो पुराने जो काम चल रहे हैं, भारत भवन है, मानव संग्रहालय है, अभिलेखागार है, स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक डे भवन, उसके लिए ये सब के लिए बजट का प्रावधान जो पहले से काम चल रहा है उसके लिए है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनने के बाद यहाँ कई तरह के उसमें प्रावधान किए गए हैं कि जो नेशनल अवार्ड जीतेंगे उनको 1 करोड़
और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतेंगे उनको 5 करोड़। ये सब के लिए भी हम काम चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत कोरिया जिला मुख्यालय बैंकुटपुर में ध्वजारोहण करेंगे। सरकार ने गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले मुख्य अतिथियों की सूची भी जारी कर दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महासमुंद, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कवर्धा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राजनांदगांव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, दुर्ग, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा, दंतेवाड़ा और बाकी सभी मंत्रियों की भी सूची जारी की गई है। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह का कहना था कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि अलग अलग विभाग अगर सूची तैयार करें तो यह साफ हो जाएगा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। राजनांदगांव में रमन सिंह ने जिला बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों को भी जाना। तो 5 नौकरियों को ढूंढ रहा हूँ जिसको नौकरी मिली है। 5 लाख तो बात ही छोड़े। मैंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि विभागवार सूची जारी करे। मनरेगा में काम करने वाले को या शराब की हुई भट्टी में घर पहुंच सेवा करने वालों को यदि रोजगार मानते हैं तो ये मुख्यमंत्री की परिभाषा हो सकती है। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम लेकर कितने लोगों को नौकरी दिया गया है, विभाग वाइज सूची जारी करे, ये हमने चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत लगातार जारी है। रायपुर में बीजेपी एससी मोर्चा ने मौन रहकर विरोध जताया। इन लोगों ने थाने में पंजाब सरकार के खिलाफ मांग पत्र सौंपा। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये करने की आवश्यकता तब पड़ रही है जब पंजाब की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक किए हैं, जो षड्यंत्र किए हैं, उसके कारण से ये करने को पड़ रहा है। रायपुर में पुलिस परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया। भाटा गांव से ये लोग रिंग रोड पहुंचे। प्रदर्शनकारी पुलिस परिवार संघ के नेता उज्जवल दीवान को छोड़ने की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। देखिए, पूर्व के रमन सरकार के दौरान भी पुलिस के परिवार के सदस्यों ने आंदोलन किया अपनी मांगों को लेकर। उस दौरान भी कांग्रेस ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को पूरा करने के बाद मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पुलिस परिवार की मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी गठन किया और कमेटी उसकी मांगों पर विचार कर रही है और जैसे शासन को रिपोर्ट मिलेगा पुलिस परिवार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता से विचार किया जाए और पूरा किया जाएगा। अभी भूपेश बघेल जी ने सहायक आरक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया है, रिस्पांस भत्ता का लाभ दिया, जिससे राज्य के 70,000 पुलिस के सिपाहियों को लाभ मिल रहा है। तो पुलिस के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। उनकी जो भी मांग है उसके लिए कमेटी बैठाई गई, रिपोर्ट आती है उनको। ठीक कहा, पुलिस परिवार भी असंतुष्ट है। अर्थात छत्तीसगढ़ का हर एक वर्ग, हर एक कर्मचारी, हर एक वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रहता है उस सरकार से परेशान है। जिस पुलिस परिवार को इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था कि उनकी कोई भी समस्या उसका निराकरण करेंगे, लेकिन आज पुलिस नहीं, पुलिस के परिवार को, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको सड़क पर आना पड़ रहा है सरकार के कान खोलने के लिए, सरकार के दिमाग खोलने के लिए कि आपने ये वादा किया था, इन वादों को पूरा करें। आज दुर्भाग्य की बात है कि बरसते पानी के अंदर में पुलिस परिवार ने यहां पर धरना आंदोलन दिया है। अब तो कम से कम भूपेश बघेल समझ लें, इन्होंने वोट बटोरा है चुनाव के पहले, इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा इस्तीफा की राह पर चल पड़े। राजधानी रायपुर में मुआवजे और पुनर्वास नीति को लेकर हजारों किसान 8 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। नवा रायपुर में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे और रोजगार के वादों को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
धरना दे रहे हैं। किसान सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों सरकार से जमीन का बचे हुए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में 1200 वर्ग फीट की विकसित जमीन देने के साथ ही किसान परिवारों के एक बेरोजगार वयस्क को रोजगार दिए जाने की मांग है। पहले और वर्तमान सरकार के साथ अब तक 12 दौर की चर्चा हुई है, लेकिन किसानों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद किसान अब अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही हैं। कि दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अपने किसानों के लिए और किसानों की सरकार कहती है, किसानों के प्रति हमदर्दी जताती है, वो आज धरने में बैठे हुए आंदोलन करने वाले किसानों की सुध नहीं ले रही है। अब भूपेश बघेल अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझ रहे हैं। उनको चिंता पंजाब में कोई घटना हो जाती है या उत्तर प्रदेश में यदि कोई किसान आंदोलन होता है तो वो 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ का देने के लिए, एक राष्ट्रीय प्रतिभा और एक राष्ट्रीय वाहवाही मिलने के लिए वो दे देते हैं। लेकिन यहां का किसान, छत्तीसगढ़ का मूल किसान, जिस छत्तीसगढ़ के किसानों ने इस सरकार को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था, उस किसान की सुध लेने के लिए भूपेश बघेल जी को या इनकी पूरी सरकार को फुर्सत नहीं है। ये दोहरा चरित्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि एनआरडीए में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके विषय में कुछ बोलने का, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। रही लखीमपुर खीरी की बात, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। देश के किसी भी राज्य में अगर किसानों के ऊपर अत्याचार होगा, किसानों के साथ धोखा होगा, वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाके किसानों की बात उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। निश्चित तौर पर एनडीए में किसान जो आंदोलनरत हैं उनके विषय में भी मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से विचार करने लोग अधिकारियों को निर्देश किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि 15 साल के शासनकाल के दौरान आखिर किसानों की मांग को उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। राजनांदगांव के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में थिएटर विभाग ने रंग मंडल कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और वीसी ममता चंद्राकर ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद के नाटक बड़े भाई साहब का मंचन भी किया गया। साथ ही अरपा पैरी के धार गीत पर नृत्य प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को प्लेटफॉर्म देना है। कार्यक्रम की राज्यपाल ने तारीफ की और कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को पहचान मिलेगी, साथ ही मंच भी मिलेगा। आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इतनी प्रतिभाएं हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इस तरह का रंग मंडल नहीं मिलता। अच्छा, इसमें केवल छात्र के लिए नहीं है, बाहर भी ऐसे भी प्रतिभावान छात्र हैं जो प्रोफेशनल तौर पर भी अगर वो आना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं बाहर के भी, तो वो भी इस रंग मंडल का उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।